हेलो स्टूडेंट्स, तो आज यहां पर हमारा टारगेट होगा इकोलॉजी एनवायरनमेंट को एनसीईआरटी के बेस पर पढ़ना। ये जो क्लास है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मतलब सेम इंपॉर्टेंस है इसका। खास करके यूपीएससी एग्जाम जो होता है, प्री एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, वहां पर इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड सफिशिएंट क्वेश्चंस आते हैं, उनको हमारा कवर करना उद्देश्य होगा। एनसीईआरटी की बुक ये आपका क्लास 12 की बुक है। इसमें एज इट इज जैसे वर्ड्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको प्रॉपर इस क्लास के माध्यम से क्लियर करूंगा मैं। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से बनते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये दूसरी बुक है इकोलॉजी एनवायरनमेंट की, इसका संकलन मेरे द्वारा किया गया है। तो ये दोनों बुक यदि आप कवर कर लेते हो तो मान के चलिए कि आपका कोई भी एग्जाम हो, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे। तो सबसे पहला हम जो टॉपिक यहां पर देखें एनसीईआरटी में जो आपका इकोलॉजी वगैरह स्टार्ट होता है, तो वो टॉपिक हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है या ऐसी कौन सी टर्मिनोलॉजी है जिनको हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्लास को यहां पर आपका कंटिन्यू कर रहा हूं, ये आप ध्यान देंगे। चलिए यहां पर फर्स्ट आपको आता है जो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग जो क्लासिफाइड किया गया है उसमें फोर थिंग को एक्सप्लेन किया गया है: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज और ये आपका इकोसिस्टम। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इकोसिस्टम के बाद अपने क्या मिलेगा, ये बायोम मिलेगा। तो इतनी चीजों को मेन अपने को देखना है। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, विच वन इज द प्रॉपर सीक्वेंस। तो प्रॉपर सीक्वेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जीव होता है और उस जीव का जो पूरा एक समूह बनता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जैसे हम बोल दें कि मानव, हम लोग क्या हैं, ऑर्गेनिज्म हैं। हम लोग क्या हैं, आपका ऑर्गेनिज्म है। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन को बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, आपका ह्यूमन पॉपुलेशन को बनाते हैं। तो फर्स्ट तो क्या हुआ आपका ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या हो गया, कोई भी, कि भाई एक अपना डॉग है, डॉग क्या हो गया आपका ऑर्गेनिज्म। और वो जो पर्टिकुलर डॉग है पूरे वर्ल्ड में जितने भी डॉग हैं वो क्या कहलाएगी, उसका डॉग की पॉपुलेशन कहलाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो प्योर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपन एज ए पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हुआ क्या आपका यहां पर ऑर्गेनिज्म के बाद नेक्स्ट क्या हुआ आपका, ये पॉपुलेशन हुआ। पॉपुलेशन के बाद क्या आता है आपका कम्युनिटी। कम्युनिटी आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटीज बोलते हैं। ध्यान देना कि हमने जैसे बोला पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बोलने पर तब क्या हुआ, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हुई। लेकिन इसी को हम ये बोल दें, कम्युनिटीज बोल दें, तो कम्युनिटीज बोलने का मतलब क्या होता है, होल ऑर्गेनिज्म। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्रकार के जीव हैं उनको हम क्या बोलेंगे और कम्युनिटी बोला जाएगा, उसको आप ये ध्यान रखेंगे। जैसे मैं ये बोलता हूं आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है क्या, पॉपुलेशन। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, एक पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है। लेकिन जितने भी लिविंग बॉडी यहां पर हैं उनको यदि हम कंसीडर कर लें कि भाई यहां पर जितने भी टाइगर हैं, डॉग हैं, केट है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, फंगस, बैक्टीरिया, मतलब जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम कंसीडर करेंगे एज ए कम्युनिटीज। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जहां पर पॉपुलेशन में क्या होता है, कोई प्योर ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं या उसके पूरे ग्रुप की बात करते हैं, तो ऐसी कम्युनिटीज में क्या होता है कि जितने भी लिविंग बॉडीज होंगे या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक एरिया में होंगे उनको हम एज ए कम्युनिटीज कंसीडर करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से आप ध्यान देखेंगे, जो पॉपुलेशन की डेफिनेशन आप क्या पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक एरिया इन स्पेसिफिक टाइम। आए समझ में, मतलब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले शुद्ध जीवों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उसको अपन कंसीडर करेंगे पॉपुलेशन या जनसंख्या के रूप में कंसीडर करेंगे। लेकिन हम कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समुदाय।
समुदाय की हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले संपूर्ण जीवों की संख्या, मतलब जितने भी प्रकार के जीव यहां पर पाए जा रहे हैं वो सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटीज बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया इन स्पेसिफिक टाइम। आया समझ में? तो ये क्या कहलाएगा आपका कम्युनिटीज कहलाएगा, ये ध्यान रखना। ये आपका ऑर्गेनिज्म क्लियर हुआ, पॉपुलेशन क्लियर हो गया, उसके बाद क्या आपका कम्युनिटीज हो गया। और ये जो पूरी कम्युनिटीज हैं इसके बेस पे हमारा क्या बनता है, आपका इकोसिस्टम बनता है। ध्यान देना, ये जो हमने ऑर्गेनिज्म की बात किया, पॉपुलेशन बोला हमने या कम्युनिटीज की बात की, यहां पर हमने कंसीडर किया ये सब क्या है, ध्यान रखना यहां पर ये लिविंग है। ये सब क्या है आपका यहां पर ये लिविंग, या इसको हम क्या बोल देंगे यहां पर ध्यान रखना है आपका ये बायोटिक कंपोनेंट है। ये सब क्या होगा यहां पर आपका बायोटिक हो गए। लेकिन जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है इकोसिस्टम में बायोटिक के साथ साथ एबायोटिक भी कंसीडर हो जाएगा। बायोटिक के साथ साथ यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर क्या चीज आपका आ जाएगा, ध्यान रखना ये एबायोटिक और साथ साथ क्या आपका ये बायोटिक। जब दोनों मिल जाएंगे तब क्या बन जाएगा आपका, यहां पर ध्यान रखना है इकोसिस्टम बन जाएगा। आया पॉइंट समझ में अच्छे से ये? तो अब यहां पर देखिए ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हो गया, जीव। तो हम अपने बारे में बात करें कि भाई मैं क्या हूं, एक जीव हूं। आया था, मैं क्या हूं, एक जीव हूं, ऑर्गेनिज्म हूं, मैं ह्यूमन हूं। आया था हमने। अब पूरे वर्ल्ड में जितने ह्यूमन हैं उनके ग्रुप की यदि हम बात करें वो क्या बना दिया आपका, पॉपुलेशन बना दिए। उससे क्या बन गया आपका, पॉपुलेशन बन गई। पॉपुलेशन के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या रहे, कम्युनिटीज की बात हो रही है। तो कम्युनिटीज बोलने का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ऑल ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, वो क्या बनाएंगे आपका कम्युनिटीज बनाएंगे। तो तीनों केस में देखिए आपका लिविंग सब्सटेंस या जो बायोटिक कंपोनेंट हैं उसको कंसीडर किया जा रहा है। जबकि जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में बायोटिक के साथ साथ आपका एबायोटिक भी कंसीडर होता है। मतलब यहां पर क्या है, इकोसिस्टम बोलने का मतलब क्या है, ये जो बायोटिक है, ये आपका जो बायोटिक है अपने एबायोटिक सब्सटेंस के साथ, इसके सराउंडिंग जो एबायोटिक सब्सटेंस है क्या है, अभी आगे चल के आप पढ़ोगे इसका एबायोटिक सब्सटेंस क्या होगा। ये जहां पर हम रह रहे हैं, मैं यहां पर रह रहा हूं, मैं ऑर्गेनिज्म हूं, पूरा एक ह्यूमन पॉपुलेशन बन गई, एक कम्युनिटीज बन गई। तो ये जहां पर रह रहे हैं वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ एबायोटिक सब्सटेंस भी हैं। एबायोटिक सब्सटेंस क्या है, यहाँ की सॉइल, यहाँ की मिट्टी कैसी है, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, हाइट फ्रॉम सी लेवल या एल्टीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ विंड, माउंटेन स्लोप, पर्वतीय ढलान। तो ये सारी चीजों को हम कंसीडर करते हैं, एबायोटिक फैक्टर में कंसीडर किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो भी टर्म मैंने आपको बोला ध्यान रखेंगे, आपका ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज और ये इकोसिस्टम, इस सब के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। और इकोसिस्टम तो हमको डिटेल पढ़ना है। इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय टेंसले, आपने नाम सुना होगा। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, आपका टेंसले ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी इकोसिस्टम के बेस पर नेक्स्ट टर्म आपको आएगा क्या, यहां पर बायोम। इसको अपन क्या पढ़ेंगे, यहां पर आपका बायोम पढ़ेंगे। मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग जो भी सब्सटेंस हमने इकोसिस्टम में पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग, स्पेशली जब हम प्लांट की बात करते हैं, ध्यान देना यहां पर, जब हम बायोम की बात करते हैं तो बायोम में आपका स्पेशली प्लांट को कंसीडर किया जाता है। ये आप ध्यान रखना, कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बायोम क्या है, तो स्पेशली जितने भी प्लांट हैं किसी इकोसिस्टम के, उनको हम कंसीडर करते हैं किसमें, बायोम में। और आगे चल के हम पढ़ेंगे आपका कि आपका सी लेवल से हाइट मींस एल्टीट्यूड, टेम्परेचर के बेस पर पूरा जो बायोम है, इस बायोम को हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करेंगे। ये बायोम अपने को पढ़ने को मिलेगा, ट्रॉपिकल बायोम, टेम्परेट बायोम, टाइगा बायोम और आपका टुंड्रा बायोम।
आया ध्यान में, ये बात ध्यान रखना, बायोम टर्म स्पेशली यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स मींस फ्लोरा ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर। वैसे भी आपको क्लियर है कि जैसे जैसे हम सी लेवल से दूर जाते जाते हैं या हाइट की तरफ बढ़ते जाते हैं, टेम्परेचर कम होते जाता है। तो उसके बेस पर हम लोग 4 टाइप्स ऑफ बायोम को स्टडी करेंगे, जिसको बोलेंगे हम ट्रॉपिकल बायोम, टेम्परेट बायोम, टुंड्रा बायोम और आपका टैगा के बाद क्या होगा आपका टुंड्रा बायोम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी बायोम होंगे उनका कुछ स्पेसिफिक फीचर होगा, उसको हम लोग रीड करेंगे। ठीक, तो अब यहां पर आप देखिए, ये सारी चीजें आपको मैं समझता हूं बायोम तक का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब आपका स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स आपको दिए, उसको भी अपन समझ जाते हैं कि ये सब टर्म्स किससे संबंधित हैं। तो सिंपल देखना, हमको बोलता है कोई मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है? तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स आप ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को ही हम मैक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके अतिरिक्त न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मींस क्या होता है आपका डीएनए एंड आरएनए आल्सो कंसिडर्ड एज ए मैक्रोमॉलिक्यूल। तो मैक्रोमॉलिक्यूल बोलने का मतलब क्या है? जहां पर जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जुड़ करके एक लंबी चेन को फॉर्म कर रहे हैं, तो मैक्रोमॉलिक्यूल के फॉर्म में कंसीडर किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मैक्रोमॉलिक्यूल में क्या क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और आपका न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो जाएगा आपका मैक्रोमॉलिक्यूल हो जाएगा। कोई भी लिविंग बॉडी है, भाई मैं लिविंग बॉडी हूं तो मेरी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है क्या है? सेल या कोशिका। तो भाई सेल का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। में भाई हमारी कोई भी कोशिका है, उस कोशिका में आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है और आपका क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो आपको ध्यान रखना है मैक्रोमॉलिक्यूल से फॉर्मेशन होगा किसका? आपका सेल्स या कोशिका का फॉर्मेशन होगा, ये ध्यान रखना है। ये सेल्स भी आपको क्लियर हो गया। सेल्स के बाद नेक्स्ट टर्म आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? टिश्यू। टिश्यू या क्या होता है आपका? ऊतक। तो ऊतक बोलने का मतलब क्या है? आपको ध्यान रखना है ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान हो, उनको हम कंसीडर करते हैं एज ए टिश्यू या ऊतक के रूप में कंसीडर किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स which origin and function are similar they considered as a tissue। आया समझ में यहां पर आपको? तो ध्यान रखेंगे कि सेल्स से क्या बना आपका? टिश्यू या ऊतक बन गया। और उसके बाद क्या होता है? जो सिमिलर टिश्यूज होते हैं उनसे फॉर्मेशन होता है किसका? आपका ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। जो सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू हैं उससे फॉर्मेशन होगा किसका? ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। भाई जैसे हम ये बोलते हैं स्किन, हमारी जो त्वचा है वो क्या है? ऑर्गन है। लीवर क्या है? एक ऑर्गन है। हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है। तो टिश्यू से फॉर्मेशन होता है किसका? आपका ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं ना स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, मतलब एरिया के बेस पे जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन है? हम आंसर क्या आते हैं? स्किन। और वेट की यदि हम बात करें तो वेट के बेस पे कौन होता है आपका? लीवर। ठीक है, लीवर इज द हैवीएस्ट ऑर्गन। लीवर का जो वेट होता है ये क्या होता है? 1.5 kg होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये लीवर को आगे चल के हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल टिश्यू से क्या हुआ आपका? ऑर्गन। आया ध्यान में? और फिर जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन बन जाते हैं तो पूरा उसका एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो फिर एक ऑर्गन सिस्टम आता है। आया समझ में अच्छे तरीके से? तो यहां पर जो भी टर्म्स आपको एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं या जिनको एक्सप्लेन करना चाहिए उनको मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया बायोम तक का। फिर व्हाइट बॉक्स की बात किया है। व्हाइट बॉक्स मतलब ये ऐसी जनरल क्वेश्चन कि हम अपने एनवायरमेंट को देख रहे हैं, अपने को वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दिखाई दे रही है जिसके बारे में हम सोचते हैं, उसको एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी की बुक में कि भाई कोई जो बर्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से सिंगिंग कर सकती है, आया ध्यान में, और कोई दूसरा मतलब जो बर्ड्स वगैरह है वो प्रॉपर वॉइस उसकी नहीं होती है। तो ऐसा क्या कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। हमारे यहां पर एक होता है वॉइस बॉक्स। यहां पर हमारे क्या होता है? एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं?
लेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उसी तरीके से जो बर्ड्स है, बर्ड्स में जो वॉइस बॉक्स होता है उसके लिए स्पेशली हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्या आपका ध्यान रखना, सायरिंग्स बोलते हैं उसको अपन, क्या बोलते हैं यहां पर ध्यान रखेंगे आप, ये सायरिंग्स कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेरिंग्स और सायरिंग्स के स्पेलिंग को एक बार अपन चेक कर लेंगे कि सायरिंग्स की एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है, ठीक है। तो ये लेरिंग्स हुआ, लेरिंग्स के बाद क्या हो गया आपका सायरिंग्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बर्ड्स में जो सिंगिंग कैपेबिलिटी आती है उसका कारण क्या है, तो आपको ध्यान रखना है उसमें वॉइस बॉक्स है, उसका वॉइस बॉक्स क्या कहलाता है, उसको अपन सायरिंग्स के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। इसके अलावा उसमें स्पेसिफिक बोन्स पाई जाती है, उस बोन्स को अपन क्या बोलते हैं यहां पर आपका वाइब्रेटिंग बोन्स। भाई पूरा खेल किस चीज का है, वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन के बेस पर ही साउंड का जनरेशन होता है। तो बर्ड्स में स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग बोन्स, वाइब्रेशन मतलब कंपन करने वाली या स्पंदन करने वाली जो बोन्स होती हैं वो पाई जाती हैं। तो उसके कारण मतलब ये क्या है कि विशेष प्रकार की ध्वनि या सिंगिंग कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मतलब इसी में बना करके दिया है, भाई ऐसा क्या कारण है, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर मींस रात में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो व्हाइट दिखाई देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा मतलब जो सनलाइट आ रही है उस सनलाइट में क्या है, 3 प्राइमरी कलर है। सनलाइट में कितने प्राइमरी कलर है, 3 प्राइमरी कलर है, आपको ये ध्यान रखना है। तो हम जैसे जनरली बोल देते हैं कि क्लोरोफिल युक्त पत्ती हरी दिखाई देती है, क्लोरोफिल युक्त पत्ती हरी दिखाई देती है। उसका कारण क्या है कि सनलाइट में से जो 3 प्राइमरी कलर आ रहे हैं तो क्लोरोफिल क्या करेगा, रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेगा, रेड और ब्लू को क्या करेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जिस कलर को रिफ्लेक्ट किया जाएगा वो कलर की जो लाइट है हमारी रेटिना में जाकर के टकराएगी और वो कलर अपने को दिखाई देगा। अब बात हो रही है कि इसकी नाइट की बात हो रही है, तो क्या नाइट में सनलाइट आ रही है, नहीं आ रही है। तो नाइट में सनलाइट नहीं आ रही है, इसका मतलब वहां पे उस फ्लावर के द्वारा कोई लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं किया गया। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तो या तो ब्लैक दिखाई देगा या फिर क्या दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। यह आपको ध्यान रखना है। ऐसा मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी जो वस्तु है जिस कलर के प्रकाश को वो परावर्तित करेगी वो कलर अपने को दिखाई देगा। लेकिन रात के समय सनलाइट नहीं पड़ रही है इसलिए उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं किया गया, परावर्तन का नहीं किया गया, इसलिए या तो अपने को व्हाइट दिखाई देगा या फिर क्या दिखाई देगा, वो ब्लैक दिखाई देगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि रात्रि में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो व्हाइट क्यों होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किसी भी प्रकार के लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि सनलाइट वहां पे मिल ही नहीं रही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको यहां पर आया है क्या, नेक्टर वर्ड आया है, ध्यान रखेंगे। नेक्टर, नेक्टर को हिंदी में अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, ये मकरंद। नेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, मकरंद के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्टर मतलब ये क्या रहता है, स्पेशली आगे चल के हम पढ़ेंगे एंटमोफिलस फ्लावर। एंटमोफिलस फ्लावर मींस ऐसे पुष्प जिसमें कीट के द्वारा परागण होता है। तो नेक्टर इज अ टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। नेक्टर क्या है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है, टेस्टी होता है, स्वीट होता है और स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब एक विशेष प्रकार की उसमें सुगंध होती है। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में जो नेक्टर है ये क्या करता है, आपका हेल्प करता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फ्लावर में जो उसका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, ओवरी के पास में नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है और इस नेक्टर ग्लैंड के द्वारा जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होगा वो इंसेक्ट को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा फॉर पॉलिनेशन। आया समझ में। तो इंसेक्ट के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो अपन क्या बोलते हैं, एंटमोफिलस या एंटमोफिली कहा जाता है और उस फ्लावर को क्या बोलेंगे हम, एंटमोफिलस फ्लावर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नेक्टर का कॉन्सेप्ट भी हो गया क्लियर। मतलब इसी नेक्टर कलेक्शन के बेस पे फॉर्मेशन होता है किसका, हनी, शहद का निर्माण होता है, आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या आपका कैक्टस या थॉर्न की बात किया है। ध्यान देना यहां पर एनसीईआरटी की बुक में जो भी टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं या मुझे ऐसा लगता है कि इस टर्म को एक्सप्लेन करना हमारे लिए जरूरी है, उसी टर्म को मैंने यहां पर लिया है, ध्यान रखेंगे आपका। तो आपको उसमें मिलेगा क्या, कैक्टस, कैक्टस में लिखा हुआ है क्या आपका थॉर्न। थॉर्न मतलब क्या हो गया आपका कांटे।
तो अब यहां पर आप ये ध्यान रखना कि भाई जो कैक्टस है, कैक्टस आपका कैसा प्लांट है? जीरोफाइटिक प्लांट है। कैक्टर कैसा प्लांट है आपका? जीरोफाइटिक प्लांट है, मरुस्थल में उगने वाला। तो जब हम जीरोफाइटिक एडॉप्टेशन पढ़ते हैं कि कोई मरुस्थल में रहने वाला पौधा है या जंतु है, उसमें किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाएंगे, तो वहां पर अपने को मिलेगा, ध्यान रखना कि जो कैक्टस है, कैक्टस में जो लीफ आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, मतलब कैक्टस में उसकी जो पत्ती है वो कांटे में रूपांतरित हो जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है? आपको ध्यान रखना है कि भाई ये मान लिया जाए लीफ है, लीफ का सरफेस एरिया क्या है आपका? अधिक है, और यदि इसको मैं स्पाइन में कन्वर्ट कर दूं तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो अब आप ये ध्यान रखना कि भाई सरफेस एरिया ज्यादा है, मोर चांसेज ऑफ ट्रांसपिरेशन, और सरफेस एरिया कम कर दिए, लेस ट्रांसपिरेशन। मतलब जो कैक्टस है जीरोफाइटिक कंडीशन में सरवाइव कर रहा है, वाटर की उसको डेफिशिएंसी है, ड्रॉटनेस वाली कंडीशन है, थोड़ा बहुत वो वाटर कहीं से एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो भी यदि लीफ के थ्रू ट्रांसपिरेशन से वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए तो वहां पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कैक्टस में या जो भी जीरोफाइट्स होते हैं उनमें एक टाइप ऑफ एडाप्टेशन है। वो एडाप्टेशन क्या है? लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। और कैक्टस में ये जो आप स्ट्रक्चर ऐसा करके देखते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ऐसा ऐसा इसमें कांटा दिखाई देगा आयथन में। तो ये जो स्पाइंस है या थॉर्न, ये कांटा जो है एक्चुअल में ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है फ्लेसी जूसी, मतलब ये फ्लेसी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये मांस के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? यहां पर ये मांसल, मांसल ऐसी को अपन क्या बोल देते हैं? ये सक्यूलेंट। क्या कहा जाता है इसको? ये सक्यूलेंट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ये सक्यूलेंट स्ट्रक्चर। आयथन में ये जो ग्रीन कलर का सक्यूलेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में क्या? इसका स्टेम है, इसका क्या है? ये तना है, ये ध्यान रखेंगे। तो ओवरऑल जो आज की क्लास मुझे लेना था एनसीईआरटी, मतलब इसी तरीके से बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना। हमारा उद्देश्य क्या होगा? यहां पर क्वेश्चन को कवर करना, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मैंने आज आपको जितना भी पढ़ाया उसको बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान रखेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ये जितना भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है इससे रिलेटेड अबाउट 5 to 10 क्वेश्चंस मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करूंगा। उसको आप बनाइए और बना करके देखिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट।